नमस्कार दोस्तों। जीके बाय तेजपाल सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं तेजपाल सिंह आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो 1857 की क्रांति के बारे में रहेगा। 1857 की क्रांति। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं फिर आप लोगों को एक बार इंटीमेट करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, हरियाणा सीओडी ग्रुप और अन्य कंपटीशन एग्जाम्स के लिए हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लासेस संचालित हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए प्रयास एजुकेशन हब नारनौल में सुबह 9 बजे से लेकर और 2 बजे तक क्लासेस आपकी चलती हैं। जिस कैंडिडेट को ऑफलाइन क्लासेस लेनी है वो सुबह 9 बजे से 2 बजे तक प्रयास एजुकेशन हब नियर बस स्टैंड नारनौल कांटेक्ट कर सकता है। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए कैंडिडेट 3 से 6 बजे तक आप अपना जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसको सर्च करके आप अपनी जो क्लासेस है वो संचालित कर सकते हैं। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप लोगों का जो कमेंट का सेक्शन होता है वो बहुत लूज होता है। अगर कोई स्टेटमेंट आपकी समझ में नहीं आती है या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो उसको कमेंट के माध्यम से बताया करो ताकि हम उसमें सुधार करें, उसमें आगे आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दे जो आपके नियर बाई एग्जाम्स में फायदा करे। तो चलो देरी न करते हुए आज का जो अपना टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या थी और क्यों ये शुरू हुई, कहां से ये शुरू हुई, किसने इसको शुरू किया, क्या इसका नारा था, क्या इसके परिणाम निकले और उससे भारत की राजनीति में क्या बदलाव हुए। तो पहला पॉइंट आता है कि ये शुरू कब हुई। ये सभी ने पढ़ा कि 10 मई 1857 को ये क्रांति शुरू हुई थी मेरठ से, लेकिन उस समय ये क्रांति केवल मेरठ में संचालित थी। अगर भारत की बात करें तो 31 मई 1857 को इस क्रांति ने संपूर्ण भारत में अपना एक बड़ा रूप लिया, एक वास्ट रूप लिया। इस क्रांति में काफी क्रांतिकारी शामिल भी थे और जो समाज था उस टाइम वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। इन 3 वर्गों की अगर हम बात करें तो इन 3 वर्गों में पहला जो वर्ग था जिसने इस क्रांति के बारे में बात किया वो पहला वर्ग था व्यापारी वर्ग या उच्च वर्ग। व्यापारी या उच्च वर्ग, इस व्यापारी या उच्च वर्ग ने इस क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। दूसरा था सरकारी कर्मचारियों का वर्ग या मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग, हालांकि कुछ कैंडिडेटों ने मध्यम वर्ग के कर्मचारियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन हम पूर्णतया नहीं बोल सकते कि उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। इसका जो इस क्रांति का जो संचालन किया मूल रूप से वो केवल मजदूर वर्ग ने किया। सबसे ज्यादा जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया वो मजदूर वर्ग का हिस्सा था। जब ये क्रांति हुई उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन थे और पहला पॉइंट ये खड़ा हुआ कि ये क्रांति हुई क्यों। बेसिक आप एग्जाम्स की जो आपकी बुक्स हैं उनमें आप ये पढ़ते हैं कि मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। और इस 8 अप्रैल 1857 को जो मंगल पांडे को फांसी दी गई उस फांसी के विरोध में ये जो क्रांति थी वो संचालित हुई। वहां पे 34 एनआई नेटिव इन्फेंट्री एक सेना की एक यूनिट थी जो संचालित थी और मंगल पांडे भी उसी का सैनिक था। और लेकिन इसके कई रीजन निकलते हैं कि जरूरी नहीं कि केवल मंगल पांडे को फांसी दी गई उसी का रूप लेके ये क्रांति इतने बड़े लेवल पे गई। नहीं, कुछ अंग्रेजों की ऐसी दमनकारी नीति भी थी। उन दमनकारी नीतियों के कारण ये भारत के जो मजदूर वर्ग के लोग थे और जो उच्च वर्ग के लोग थे उनके बीच में एक बड़ा गैप बन गया था। मजदूर वर्ग की हालत बहुत दयनीय हो गई थी और जो उच्च वर्ग था वो अंग्रेजों का साथ देने लग रहा था। जैसे एक रियासत का भी मैं यहां पे जिक्र करूंगा, एक ग्वालियर की सिंधिया रियासत, ग्वालियर की सिंधिया रियासत थी। सिंधिया रियासत ने इस क्रांति में अंग्रेजों का सबसे अधिक साथ दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें
कुछ ऐसी रियासतें थी जिन्होंने खुलकर इस क्रांति का अपोज किया कि हम इस क्रांति में अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। उनमें से जैसे अवध रियासत, अवध में उस समय अगर हम देखें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये जो मध्य पार्ट था ये सारा मुख्य रूप से इस क्रांति में शामिल था। और सबसे ज्यादा जिन लोगों ने इस क्रांति में हिस्सा लिया वो भी अवध के थे। और जिन सैनिकों की शहादत हुई, जिन जो सैनिक इस क्रांति में मारे गए, वो सैनिक भी लगभग अवध से संबंधित थे। इस क्रांति में जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने अपना जो लीडर चुना वो बहादुर शाह जफर द्वितीय को या बहादुर शाह जफर सेकंड को, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंतिम मुगल बादशाह भी बोलते हैं, अंतिम मुगल बादशाह, उसको अपना लीडर चुना उन्होंने। और जब उन्होंने अपना लीडर इसको चुना तो वो एक प्रकार से उतना मजबूत, उसको हम दुर्बल नहीं बोल सकते, लेकिन उतना मजबूत शासक नहीं था जो इस क्रांति को और आगे लेके जा सके। ठीक है, रिजल्ट क्या निकला, अंग्रेजों ने क्या किया, बहादुर शाह जफर जो था उसको बंदी बना लिया और बेगम जीनत महल के साथ में इन दोनों को कहां पे भेज दिया, रंगून भेज दिया। रंगून बर्मा में, या आजकल जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यांमार में भेज दिया। एक क्वेश्चन आपका यहां से भी बन जाता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनता है कि भारत के साथ में जो देश की सीमा लगती है म्यांमार की, उसकी लेंथ कितनी है, कितना किलोमीटर लंबी सीमा भारत की म्यांमार के साथ में लगती है। इसका आपको एग्जैक्ट आंसर होगा 1643 किलोमीटर। अब बात करते हैं इस क्रांति का जो स्लोगन बना, स्लोगन इस क्रांति का बनाया गया था रोटी और कमल, रोटी और कमल, ये इस क्रांति का निशान था। रोटी और कमल मींस जो मूलभूत जरूरतें थी वो मजदूर वर्ग की क्या थी, उनका जो दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध करना या उनको अपने भोजन के लिए, कपड़े के लिए, रहने के लिए जो मूलभूत जरूरतें थी अंग्रेजों ने वो सब तबाह कर रखी थी। और कुछ ऐसे नियम जबरदस्ती भारतवासियों के ऊपर थोपे गए थे जो नियम मानने संभव भी नहीं थे। जैसे अगर हम बात करें कि नील की खेती के बारे में, तो ये भी इसी का एक रूप रही थी, नील की जो खेती थी वो भी। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो अंग्रेजों ने शुरू की थी जो भारत के विकास नहीं विनाश के लिए जिम्मेदार मानेगी। हालांकि इस क्रांति ने संपूर्ण भारत में अलग अलग जगह के ऊपर अपना रूप लिया। अनेक लीडर निकले जिन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व भी किया। जैसे इलाहाबाद से नाम आता है, आपके एग्जाम्स में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज हो गया है भाई अभी, कि इलाहाबाद से इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो इलाहाबाद से इस क्रांति का नेतृत्व किया था लियाकत अली, जो मौलवी होते थे उस समय, लियाकत अली ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। बिहार के आरा बिहार से कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया। आपका लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया, बेगम हजरत महल। तो ये और भी बहुत ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अलग अलग जगहों से इस क्रांति का नेतृत्व किया था। इस क्रांति के समय में भारत के जो वायसराय थे उनका सभी को विदित है लॉर्ड कैनिन के समय में यह क्रांति हुई थी। एक्चुअली में इसका जो थ्योरी था, इसका जो पूरा स्टोरी है वो इससे थोड़ा डीप में है, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं, आपको शॉर्ट शब्दों में समझा देता हूं कि उस समय एक नाम चलता था यूके, यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम है, इसमें आपके 4 देश आते हैं। इसमें आता है आपका इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और चौथा कंट्री आता है आपका वेल्स। तो देखो, जब ये क्रांति भारत में शुरू हुई थी तो इस क्रांति को दबाने के लिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के जो कर्मचारी थे उन्होंने उस समय ब्रिटिश जो शाही शासन था उससे डिमांड की कि हमें और सैनिक दिए जाएं। तो जब और सैनिक उनको दिए गए, हालांकि वो सैनिक नॉर्दर्न आयरलैंड से दिए गए थे, उन सैनिकों को जब भेजा गया तो इस बात का इंग्लैंड में भी जिक्र हुआ कि ये क्रांति क्यों हुई।
ऐसा क्या दिक्कत हो गया, जबकि कंपनी के कर्मचारी इंग्लैंड में अपने आप को किस रूप में रिप्रेजेंट कर रहे थे कि हम व्यापार करने लग रहे हैं, ट्रेड करने लग रहे हैं, और भारत के जो लोग हैं वो हमारा ट्रेड में साथ नहीं दे रहे, अपोज कर रहे हैं हमारा, मींस जो ट्रेड हम करना चाहते हैं उसमें वो एक बैरियर का काम करने लग रहे हैं। और इसलिए ये जो क्रांति थी ये व्यापक पैमाने के ऊपर फैली। हालांकि इस क्रांति का एक धार्मिक कारण भी कहा जाता है, धार्मिक कारण जिसको बोलते हैं चर्बी के कारतूस, चर्बी के कारतूस। ऐसा बोला जाता है कि इस क्रांति में 1857 की क्रांति के समय जो राइफल प्रयोग होती थी उस राइफल्स को बोलते थे असोल्ट राइफल, असोल्ट राइफल्स। और ये जो असोल्ट राइफल्स थी, इन असोल्ट राइफल्स के जो राउंड होते थे, राउंड का मतलब उसके जो बुलेट होते थे, उन बुलेट के ऊपर चर्बी लगी होती थी सूअर की और गाय की। अभी जो सूअर और गाय ये दोनों ही भारत में एक पवित्र पशु के रूप में पूजे जाते हैं। हालांकि गाय हिंदू धर्म में एक पवित्र पशु माना जाता है और सूअर एक इस्लाम धर्म में एक पवित्र पशु माना जाता है। और जो सेना थी उसमें हिंदू भी और मुस्लिम भी दोनों शामिल थे। तो उन हिंदुओं ने क्या किया कि जो जिस बुलेट के ऊपर गाय का चर्बी लगा है उसको मुंह से काट के और उस राइफल में बुलेट को राइफल में डालना पड़ता था, तो उन्होंने मना कर दिया कि इसके ऊपर गाय का चर्बी लगा है जो हमारी धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध है। और यही प्रोसेस किसने किया, जो इस्लाम धर्म से मानने वाले जो लोग थे या जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन्होंने भी इसको बोला। तो एसएससी आप लोगों से यह क्वेश्चन कई बार पूछती है कि 1857 की जो क्रांति हुई उसके धार्मिक कारण क्या थे या उसका क्या कारण था, तो उसमें एक ऑप्शन आपका यह भी आता है कि चर्बी के जो कारतूस थे वो इस क्रांति का प्रमुख कारण माने जाते हैं। तो अगर हम इस रेवोल्यूशन को इस धार्मिक नजर से पढ़ते हैं तो यह कारण भी बिल्कुल सही है कि उस समय यह कारण रहा था, क्योंकि दोनों धर्मों के विरुद्ध अंग्रेजों ने अपनी एक नीति डेवलप कर रखी थी, फूट डालो और राज करो। उनको इस चीज का मालूम था कि अगर दोनों धर्म के लोगों में जब तक पार्टीशन नहीं होगा, इनमें दोनों में जब तक डिवाइडेशन नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान में शासन करना उनके लिए आसान नहीं होगा। और उन्होंने क्या किया, सेम प्रोसेस को अपनाया और इसका बाद में रिजल्ट भी मिला। 1947 में देश का जो विभाजन हुआ, विभाजन के रूप में दो राष्ट्र बनेंगे जो भारत और पाकिस्तान दोनों गणराज्य के रूप में बनेंगे। डोमिनियन नाम बोलते हैं, डोमिनियन स्टेट ऑफ इंडिया और डोमिनियन स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ये दोनों जो राज्य संघ जो क्षेत्र बने ये इसी का परिणाम था, नहीं तो ये दोनों इन दोनों में डिवाइडेशन नहीं हो सकता था, पार्टीशन इनमें नहीं हो सकता था। अब बात करते हैं कि ये जो क्रांति थी इसके परिणाम क्या निकले। तो देखो भाई, पहला तो इस क्रांति के परिणाम का सबसे बड़ा जो हमारे पास रिजल्ट आता है कि इस क्रांति में जो भारत के लोग थे या जो भारतीय थे उनकी हार हुई, भारतीयों की हार हुई। और आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस पॉइंट में से पूछेगा आप लोगों से कि उनकी हार का क्या कारण था। हालांकि सी ग्रुप और डी ग्रुप की सर्विस के लिए बेसिक सीधा आपको ऑप्शन देगा और ये आपको बोलेगा कि उनकी हार का क्या कारण था, तो आप एक लाइन में बता सकते हो कि असंगठित समाज, असंगठित समाज ये बोल सकते हो कि इस क्रांति के समय असंगठित समाज जो था उसकी वजह से भारतीय थे वो इस क्रांति में हार गए थे। अगर आप हायर लेवल बी या ए ग्रुप की सर्विसेज देखते हो तो उसमें आप लोगों से इन राइटिंग ये लिखवाया जाता है कि इसके राजनीतिक कारण क्या थे, इसके आर्थिक कारण क्या थे, इसके सामाजिक कारण क्या थे, हर एक पॉइंट के ऊपर अपनी जो राय है वो रिप्रेजेंट करे। तो जैसा मैंने राजनीतिक कारण में बता दिया कि असंगठित समाज मींस जो क्रांतिकारी लोग थे उन लोगों का कोई एक लीडर नहीं था, सिंगल लीडर नहीं था, और उन्होंने बाद में क्या किया, अपना एक सिंगल लीडर बनाया। किसको? बहादुर शाह जफर को बनाया। तो पहला पॉइंट तो आपका यहीं से निकल के आ जाता है। सेकंड पॉइंट की बात करें कि आर्थिक कारण, तो आर्थिक कारण का मतलब यह था कि जो पैसा था वो बहुत कम था और उस समय पैसा अगर नहीं था तो जो हथियार वगैरह थे उनको खरीद पाना भारतीयों के लिए लगभग नामुमकिन था, नामुमकिन थी ये बात। तो वो नए जो वेपन्स हैं, जो हथियार हैं, जो गोला बारूद है वो नहीं खरीद सकता था। और अंग्रेजों को इस बात का पता था कि जब तक इनके पास में हथियार होंगे या ये इस वार को एक्टिव करेंगे वेपन्स के द्वारा, तब तक आप इस क्रांति को दबा सकते हो। और उन्होंने अलग अलग अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति भी की। इनमें प्रमुख अंग्रेज अधिकारी का नाम
नाम आता है हडसन। हडसन, जिसने इस क्रांति को, जो दिल्ली और इसके आसपास का क्षेत्र था, वर्तमान हरियाणा भी बोल सकते हो, दिल्ली और आसपास का जो एरिया था, जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में इस क्रांति को दबाने में जो अहम रोल अदा किया वो किसने किया? हडसन ने किया। इस क्रांति के ऊपर कुछ इतिहासकार थे, उन्होंने अपनी राय भी प्रस्तुत की। कुछ शायर थे जिन्होंने अपनी शायरी के द्वारा भी बताया कि यह क्रांति क्या थी, कैसे हुई। हालांकि इस क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध जो सबसे ज्यादा जो उनकी विवेचना की वो एक शायर था मिर्जा गालिब करके, मिर्जा गालिब। और इनकी जो गजल है वो भी बहुत प्रसिद्ध है मिर्जा गालिब की, कभी मौका मिले तो इनको सुनना जरूर। तो मिर्जा गालिब था, उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया। हालांकि कुछ इसके नाम दिए गए, जैसे ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था, इसको बोला पहला स्वतंत्रता संग्राम। और ये कथन किसका था? वीडी सावरकर, वीडी सावरकर का ये कथन था। ठीक है, तो ये जो इसके परिणाम मिले, इन परिणामों से यह सिद्ध हुआ कि यह क्रांति जो थी ये पूरी तरह से अंग्रेज जीते तो सही, लेकिन उनको इस बात का पता चल गया कि अब और आगे समय तक हम भारत के ऊपर राज नहीं कर पाएंगे। और ये इसलिए नहीं कर पाएंगे कि धीरे धीरे जो समाज थी, जो संस्था थी या सामाजिक जो संस्थाएं थी वो एकजुट होना शुरू हो गई थी। मींस जो धार्मिक हस्तक्षेप थे वो उनके अंदर धीरे धीरे कमी होने लग गई थी। तो जिसका एक बहुत अच्छा फायदा भी हुआ कि इसके कुछ समय के बाद में चल के और भारत जो था वो अंग्रेजों को आजाद करना पड़ा। अब एक थोड़ा सा रिबैक में चलते हैं। कई स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन आता है कि सर ये क्रांति, अगर हम बात करें कि मंगल पांडे की, तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से संबंधित था। बैरकपुर छावनी पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल में पड़ती है। ठीक है दोस्तों, क्लासेस को रेगुलर लिया करो और आपके एग्जाम्स का जो टाइम है वो आपके पास में बहुत थोड़ा है। 22 जून आपके चंडीगढ़ पुलिस की लास्ट डेट है। सितंबर में आपकी दिल्ली पुलिस के फॉर्म ऑनलाइन होने हैं। लेटेस्ट में अभी जुलाई अगस्त में ही डेट डाली है हरियाणा डी ग्रुप की। और जो सी ग्रुप के एग्जाम है हरियाणा के, जो सीईटी मेंस का है, वो भी लगभग आपका जुलाई या अगस्त में ही होना है। तो क्लासेस का टाइमिंग आपके लिए बहुत मायने रखता है। एक कहावत है कि एक दिन नहीं होता, एक दिन नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। अगर हम किसी भी काम को करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो आज ही हो जाए, लेकिन वो अगर कंटिन्यू उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन वो जरूर होगा। तो सेम प्रोसेस आपके इस एग्जाम को फाइट करने का है, एग्जाम को क्रैक करने का है। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस के बारे में मैंने आपको बताया। प्रयास एजुकेशन हब नारनौल बस स्टैंड के सामने मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर और 2 बजे तक आप ऑफलाइन क्लासेस का भी लुत्फ उठा सकते हैं। और ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो आपकी डे बाय डे आपको मिल ही रही हैं। हाँ, तो हम वापस क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मंगल पांडे जो था वो बैरकपुर छावनी से संबंधित था, लेकिन ये क्रांति शुरू कहां पे हुई? मेरठ में शुरू हुई। मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये पड़ता है वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल में। अब इन दोनों के बीच में क्या ऐसा कनेक्शन था कि ये क्रांति मेरठ से शुरू हुई? देखो भाई, उस समय मेरठ में या उत्तर प्रदेश में इस जगह पे अंग्रेजों की 2 टुकड़ियां काम करती थी। एक को बोलते थे 20 NI 20 नेटिव इन्फेंट्री, और एक थी 19 NI 19 नेटिव इन्फेंट्री। और इनका जो अंग्रेजों का हथियार डिपो जो था, हथियार डिपो, वो कहां पे था उस समय? मेरठ में था। ठीक है, तो जो क्रांतिकारी थे उनको पता था इस चीज का कि अगर क्रांति को जीतना है तो हमें सबसे पहले वेपन जो डिपो है उसके ऊपर कब्जा करना पड़ेगा। और वेपन जो डिपो अगर कब्जे में आ गया तो हम इस क्रांति को स्वाभाविक रूप से जीत सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्रांति शुरुआत कहां से मानी जाती है? मेरठ से मानी जाती है। हालांकि हाल ही में कुछ इतिहासकारों ने यह भी बताया है कि यह क्रांति हरियाणा के अंबाला से शुरू हुई थी, जो अभी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे ही इसका जो रेजोल्यूशन होगा, जो इसका रिजल्ट होगा, वो आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, तो एक आपकी जो रेगुलर क्लासेस हैं उनको साथ के साथ मेंशन किया करो, लिखा करो। जिधर भी कोई डाउट होता है वो बताया करो कमेंट के माध्यम से। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट जरूर करें। ठीक है, आज आप लोगों को इसका बेसिक प्रारूप मैंने बताया कि 1857 की जो क्रांति थी वो क्या थी,
कैसे वो शुरू हुई, किसने उसको शुरू किया और कहां से वो शुरू हुई, क्या उसके कारण थे, क्या उसके परिणाम निकले और जिससे भारत में क्या बेनिफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, भारत के समाज में क्या बदलाव हुए, आगे की क्या रणनीति बनानी पड़ी भारतीय नेताओं को और उन्होंने ले जाके धीरे 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 स्ट्रगल किया, बहुत सारे आंदोलन किए, गांधी जी ने भी उसमें बहुत ज्यादा एक अपना पार्ट अदा किया और इसीलिए आज उनको कहा जाता है राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए आप लोगों की क्लास यहीं पे खत्म होती है। जय हिंद, धन्यवाद।